Hello everyone. Today we will discuss another important type of filter, that is L-type filter और choke input filter. एग्जामिनेशन में ये किसी भी नाम से आ सकता है, एल टाइप के नाम से भी अगर मेंशन हो तो भी यही करना है, और चोक इनपुट फिल्टर के नाम से भी आए तो भी आपको यही करना है. क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले दिस एल टाइप फिल्टर कंसिस्ट्स ऑफ एन इंडक्टर. देखो सर्किट डायग्राम से ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा. सर्किट डायग्राम बिल्कुल सिमिलर बनाना है जैसे हमने शंट कैपेसिटर फिल्टर या फिर इंडक्टर फिल्टर हमने पढ़ा है, बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, ये उन दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है. उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है. वहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर इधर सर्किट में लगाया, उस फुल वेव रेक्टिफायर के साथ सीरीज में इंडक्टर और ये पैरेलल में कैपेसिटर. बाकी लोड रेजिस्टेंस आउटपुट सेम है. थ्योरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. दिस एल टाइप फिल्टर कंसिस्ट्स ऑफ एन इंडक्टर L कनेक्टेड इन सीरीज विद अ हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इनपुट में जो यहाँ पे रेक्टिफायर लगाया हुआ है ये फुल वेव ही हो. हाफ वेव भी हो सकता है, फुल वेव भी हो सकता है. ठीक है ना? राइट. नेक्स्ट, कनेक्टेड इन सीरीज, इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट है विद अ हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर एंड अ कैपेसिटर C अक्रॉस द लोड. राइट, लोड के अक्रॉस कैपेसिटर. इट इज़ नोन एज एल टाइप फिल्टर. इसको एल टाइप फिल्टर क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट्स शेप रिजेंबल्स एंड इन्वर्टेड एल टाइप या एल शेप. आप देख सकते हो ये एल शेप का है. देखो ये ऐसे एल होता है, एल उल्टा एल बना रखा है, ऐसे एल CL ऐसे करके. ठीक है ना? ये एल है, वैसे एल ऐसे बनता है, लेकिन ये इन्वर्टेड एल टाइप है, इसलिए इसको एल टाइप फिल्टर बोला जाता है. ठीक है ना? सर्किट का जो अरेंजमेंट है, जो सर्किट का जो अरेंजमेंट है, जो पिक्चर है सर्किट की, वो कुछ इन्वर्टेड एल टाइप है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एल टाइप फिल्टर. टू इंक्रीजिंग स्मूथिंग एक्शन यूजिंग फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किट का यूज करके अगर आपको स्मूथिंग एक्शन को इंक्रीज करना है तो बहुत सारे एल टाइप फिल्टर्स को आपने अरेंज करना पड़ेगा. आउटपुट अगर आपको स्मूथ चाहिए, मीनिंग अगर आपको आउटपुट में जो रिपेल्स हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एल टाइप फिल्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है? बेसिकली हम पहले ही फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि फ़िल्टर का काम क्या है. तो हमें ये पहले ही पता है कि जो आउटपुट होती है फ़िल्टर की वो DC होती है. AC को नेगलेक्ट करने का काम ये करता है, तो वही काम ये करेगा. ठीक है ना? हाँ. अब देखो, सर्किट के अंदर जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, देखो ये L है, यहाँ पे C भी है, इंडक्टर कैपेसिटर दोनों है, तो इसका मतलब जो आउटपुट मिलेगी आपको वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी मिलेगी. ठीक है ना? थोड़ी और ज़्यादा फिल्टर होके आएगी. दो कंपोनेंट है. अगर यहाँ पे सिंपल L होता तो इस सर्किट के थ्रू जो भी आउटपुट आपको मिलती वो इतनी अच्छी नहीं होती. बट यहाँ पे दो कंपोनेंट है, दो बार इनपुट को फिल्टर किया जा रहा है. दैट मीन्स जो आउटपुट ऑब्टेन होगी वो इन कंपैरिजन टू लास्ट टू फिल्टर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं बेटर होगी. राइट. सर्किट डायग्राम ऑफ एल टाइप फिल्टर इज शोन इन फिगर. क्या क्या है? बेसिकली फ्रॉम फिगर, इंडक्टर L अलाउज द DC टू पास बट रेस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ AC कंपोनेंट. एज वी नो, लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से ये पूरा डिटेल में बताया गया था कि इंडक्टर DC को अलाउ करता है और AC को ब्लॉक करता है. ठीक है ना? तो यही यहाँ पे सेम काम यहाँ पे भी करेगा ये. देखो, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी कंपोनेंट की वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं. तो इंडक्टर का जो काम है, जो काम वो करता है, वो यहाँ पे भी सेम ही काम करेगा. एज इट्स DC रेजिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल. DC रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, दैट्स वाई कि आराम से वो DC को पास कर देता है. एंड AC इम्पीडेंस इज लार्ज. AC इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए AC ब्लॉक
ठीक है ना। हाँ, आफ्टर अ सिग्नल पासिस थ्रू इंडक्टर, जैसे इस इंडक्टर के थ्रू एक सिग्नल पास होगा तो क्या होगा, देयर इज एनी फ्लक्चुएशन रिमेनिंग इन द करंट, अगर इसमें से पास करने के बाद भी कुछ फ्लक्चुएशन बच जाती हैं, कहने का मतलब ये है कि कुछ और भी एसी फिर भी चला जाता है कुछ पार्ट उसका, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट के अंदर, और सर्किट की सॉरी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। तो आप देख सकते हो कि डीसी तो इधर चला जाएगा आउटपुट में और एसी इधर आएगा कैपेसिटर की तरफ, ये एसी को अलाउ करेगा, तो एसी इधर आएगा और एसी यहाँ से ग्राउंड की तरफ नेगलेक्ट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो केवल और केवल उस डीसी कंपोनेंट, जो डीसी पार्ट यहाँ पे बचा जो इधर फिल हो गया सर्किट के अंदर, वो इस आरएल के अक्रॉस जाएगा और इस आरएल के अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट इसको थोड़ा और देख लेते हैं। इफ़ देयर इज एनी फ्लक्चुएशन रिमेनिंग इन द करंट इट विल बी फुली बाईपास बिफोर इट रीचेज द लोड ऑफ शंट कैपेसिटर, जो कि मैंने अभी बताया आपको, बिकॉज वी नो कैपेसिटर अलाउ एसी बट ब्लॉक डीसी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे इस लेक्चर में बतानी है, फर्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा है फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर का, उसमें बाई मिस्टेक जब हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक शंट कैपेसिटर फिल्टर का वो लेक्चर है, उसमें बाई मिस्टेक ये लिखा हुआ है ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, ये बात ठीक है, बट वहाँ पे ये भी लिख दिया मैंने एंड ऑल एसी, वो अलाउ लिखना था अलाउ एसी, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑल एसी, यानी कि वो थोड़ा मीनिंग जो सेंस है उसका वो थोड़ा डिफरेंट है, तो आप उसको थोड़ा चेंज कर लिएगा। उसमें ये लिख लोगे कि कैपेसिटर जो है वो एसी को अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक करता है, राइट। द नंबर ऑफ रिपल्स कैन बी रिड्यूस टू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ बाय मेकिंग वैल्यू ऑफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, ठीक है ना। एक्सएल यू नो ओमेगा एल होता है, एक्ससी यू नो 1/ओमेगा सी होता है, बहुत क्लियरली आपको पता है। दैट्स वाई अगर एक्सएल की जो वैल्यू होगी अगर वो ज़्यादा होगी, एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू दिस एक्ससी, ठीक है। हाँ, और ये एक्सएल और एक्ससी क्या होते हैं लास्ट लेक्चर में बताया गया आपको, पूरा डिटेल में उसको देखिएगा आप और अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट इस सर्किट का थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस मतलब कि हम मेनली जो हम लास्ट दोनों में हमने किया है वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने उसका क्या निकाला था, जैसा कि आप जानते हैं हमने रिपल फैक्टर निकाला था, तो हमारा टारगेट वही है यहाँ पे भी। अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज इन द आउटपुट जो वी निकलता है वो ये निकल के आता है, आप इसको याद रखोगे ज़्यादा बेटर है आपके लिए, अदरवाइज डेरिवेशन पे जाओगे तो बहुत लेंथी हो जाता है और इतना रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे है आप देख सकते हो, इस फर्स्ट टर्म के साथ में कोई भी साइन और कॉस की कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डीसी टर्म है। और इधर पीछे वाले में देख सकते हो, इसमें देखो यहाँ पे इस टर्म का ये देखो, ये तो मल्टीप्लाई फैक्टर है, ये तो मल्टीप्लाई में इसके साथ, यहाँ पे देख सकते हो कॉस है और यहाँ पे देख सकते हो आप फिर से कॉस है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, कॉस साइन कहाँ पे आते हैं, अगर कोई एसी की बात करते हैं हम, एसी कंपोनेंट में आते हैं साइन और कॉस, डीसी में कोई भी साइन कॉस नहीं आते हैं, क्योंकि आपको पता है डीसी का ग्राफ कैसा आता है, एकदम कांस्टेंट ग्राफ आता है। अगर साइन कॉस आ गया तो क्या साइन कॉस का ग्राफ कांस्टेंट होता है, नहीं होता। साइनोसोडल ग्राफ इस तरीके से आता है, कुछ ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलता है, वो साइन का तो 0 से पास हो जाएगा, अगर कॉस का है तो ऊपर 1 से पास होगा, ठीक है ना। हाँ, तो यही लिखा है, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट डीसी एंड अदर टर्म्स रिप्रेजेंट एसी, so we can see the second term in AC, that means 1/15 cos 4 omega t, इसका मीनिंग क्या हुआ, इज वेरी लार्ज, सॉरी इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू फर्स्ट टर्म। यू कैन सी वेरी क्लियरली 1/15 टर्म, अगर आप 15 से 1 को डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम आएगी इन कंपैरिजन टू 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड ऑफ दिस टर्म इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द दिस वन टर्म, राइट। तो इस टर्म को आप नेगलेक्ट कर दोगे जब इसका इतना कम एम्पलीट्यूड है तो वी डी सी जो है वो आप निकाल सकते हो, डी सी वोल्टेज कितनी आ जाएगी 2V0/पाई, दैट्स वाई क्लियर। आई डी सी निकालना है तो V इक्वल टू आई आर आपको पता है, वी डी सी अपॉन आर एल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जस्ट पुट द वैल्यूज यू कैन गेट इक्वेशन नंबर 3, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इसकी पीक वैल्यू कहाँ पे आएगी। अभी लास्ट एक्सप्रेशन में
पीक वैल्यू देखो 4V0/3 जो वैल्यू आई थी अभी अभी यहाँ पे, आप इसको थोड़ा दोबारा से देख लेते हैं। देखो ये 4V0/3 है, देखो ये इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। आप देख सकते हो कि इसके बाद जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जा रहा है, कम होता ही जाएगा आगे आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा 4V0/पाई। ये टर्म पीक वैल्यू देगी, ठीक है, बाकी धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो पीक वैल्यू आपको पता चलेगा करंट की, वी ए सी मैक्स यानी कि AC वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, IAC मैक्स इंटू XC, V इक्वल टू IR। आप फिर से फर्दर यूज करोगे, ठीक है ना। हाँ, VAC मैक्स इक्वल टू अब IAC मैक्स। अब देखो ये करंट जो होता है ना, एक्चुअली वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस होता है, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस होता है √XL² प्लस XC², बिकॉज इन सर्किट देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज इंडक्टर एंड अनदर इज कैपेसिटर, ठीक है। एंड XC इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू XL, ठीक है। तो नेग्लिजिबल है इसके कंपेरिजन में, तो इसको हम हटा देंगे। जस्ट पुट आउट द वैल्यूज, VAC मैक्स इज 4V0/3 इंटू XC इज XC, और यहाँ से XL बचेगा। जस्ट आप इसको कैलकुलेट करोगे इतना आएगा। इक्वेशन नंबर 4 डालो। नेक्स्ट VRMS निकालेंगे, वो क्या होता है VAC मैक्स अपॉन √2। लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो √2 फैक्टर कहाँ से आता है। जस्ट पुट द वैल्यूज, VAC मैक्स की वैल्यू आप यहाँ से पुट करो, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पुट कर दो, तो आपको कैलकुलेट होकर ये निकल के आएगा, ठीक है ना। जस्ट ये XL 2ωL होता है, ठीक है ना। हाँ, रिपल फैक्टर होता है VRMS/VDC। पुट द वैल्यूज और कैंसिल आउट जो भी आपका आएगा, आप इस XC की 1/2ωc, तो गामा आता है 1/6 √2LC⍵²। दिस इज द रिपल फैक्टर ऑफ L टाइप फिल्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। ओके, थैंक यू।